आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इजराइल ने जेनिन कैंप के सभी मोहल्लों को कराया खाली, सप्लाई लाइन काटी। वजीर दिफा ने भी दी मजीद धमकियां। जेपीसी की बैठक में हंगामा, ओवैसी समेत 10 एमपीज को किया गया सस्पेंड। निशिकांत दुबे और कल्याण बनर्जी के बीच हुई नोकझोंक। शाहीन बाग रैली में ओवैसी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी बोले 2 सीटों पर लड़ेंगे इलेक्शन। माता वैष्णो देवी की अकीदत में डूबे दिखे फारूक अब्दुल्ला। तूने मुझे बुलाया शेरावाली, भजन गाकर जीता सभी का दिल। H1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, कहा HIV वीजा से हिंदुस्तानियों को होगा फायदा। चंडीगढ़ में फुल सिक्योरिटी के बीच पुलिस पर हुई फायरिंग। डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के सीनियर कांस्टेबल पर हुआ हमला। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरा, कहा यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों का करप्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 खातिन ने अपने शराबी शौहरों से तंग आकर कर ली शादी। सोशल मीडिया पर हुई मुलाकात ने बदली दोनों की जिंदगी। महाराष्ट्र में सेना की हथियार फैक्ट्री में हुआ धमाका, 5 लोगों की हुई मौत। छत ढहने से 12 लोग मलबे में दबे, 2 को बचाया गया। इजरायली फौज की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए वेस्ट बैंक में वाक़े जेनिन कैंप में फौज का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में अब तक कम से कम 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर इजराइल के वजीर दिफा ने धमकी देते हुए जेनिन में दहशतगर्दों के खात्मे के नाम पर बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए पूरी तरह से काम जारी रखने को कहा है। इजरायली फौज जंगबंदी के बावजूद वेस्ट बैंक के शहर जेनिन और उसके कैंप में मुसलसल तीसरे दिन भी ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। इजरायली फौज ने कैंप में मौजूद सभी मोहल्लों को खाली करा लिया है। फौज ने कैंप से बिजली, पानी जैसी तमाम बुनियादी सहूलियात की सप्लाई भी काट दी है। जेनिन से सैकड़ों लोगों को जबरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। इजरायली फौज ने कहा है कि ऑपरेशन फिलहाल जेनिन कैंप के मगरबी मोहल्ले में किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान कुछ झड़पें भी हुई है, जिसमें एक फौजी के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। इससे पहले इजरायली फौज ने जेनिन के मगरिब में बुरकेन कस्बे में घरों को मिसमार कर दिया था। फौज भारी बुलडोजर से वहां मकानों को तबाह कर रही है। उसके बाद फौज ने जब फैमा गांव पर हमला बोला और शहरियों पर जहरीली आंसू गैस के गोले फेंके। याद रहे कि इस ऑपरेशन के दौरान अब तक 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल के वजीर दिफा ने धमकी दी है कि यह ऑपरेशन जारी रहेगा और वहां के बुनियादी ढांचों को पूरी तरह से तबाह करने का काम जारी रहेगा। आपको याद होगा कि इजराइल के वजीर खजाना ने कहा था कि नेतन्याहू ने उनसे वादा किया था कि जंगबंदी के पहले मरहले के बाद जंग दोबारा शुरू कर देंगे। इस वक्त जंगबंदी मुआहदे को लेकर नेतन्याहू को अपनी ही हुकूमत में सख्त नुक्ताचीनी का सामना है, जबकि इजरायली अखबार हयोम के मुताबिक एक सर्वे में 70% इजरायली जंगबंदी के तमाम मराहिल को मुकम्मल करना चाहते हैं। वक्फ तरमीमी बिल पर बनी जेपीसी मीटिंग में आज हंगामा हो गया। बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 ऑपोजिशन एमपीज को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ऑपोजिशन एमपीज का इल्जाम है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मीटिंग के दौरान टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के बीच नोकझोंक हुई। हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शल को बुलाने की नौबत आ गई। सस्पेंडेड मेंबर्स में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम उल हक, इमरान मसूद शामिल हैं। बीजेपी मेंबर निशिकांत दुबे ने ओपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड करने का प्रपोजल रखा, जिसे कमेटी ने कबूल कर लिया। कश्मीर के मजहबी सरबराह मीरवाइज उमर फारूक को बुलाने से पहले कमेटी के मेंबर्स ने आपस में चर्चा की, जो हंगामेदार हो गई। ओपोजिशन मेंबर्स ने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली इंतखाबात को ध्यान में रखते हुए वक्फ तरमीमी बिल पर रिपोर्ट को जल्द ही कबूल करने पर जोर दे रही है। उनको सस्पेंड कर दिया, उन सबको निकाल दिया कमेटी से। हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है। 27 की मीटिंग है, और भी जो इश्यूज हैं उन पे अभी बात होनी है। तो ये कैसे जल्दबाजी में इस सारे मामले को कंक्लूड किया जा रहा है। देखिए, हमें तो उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा बिल आने वाला है। जो लग रहा है, जिस तरीके से जिस जल्दबाजी में ये सब कुछ कर रहे हैं, ये लग रहा है कि बिल्कुल इन्होंने शायद माइंड बना लिया है। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में अब केवल 2 हफ्ते का ही वक्त बचा है। सभी सियासी पार्टियां दमखम के साथ कैंपेनिंग में जुटी हैं। वहीं AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए रैली की। उन्होंने ओखला में अपनी पार्टी के उम्मीदवार शिफा उर रहमान के लिए कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने पहले ओखला के बटला हाउस इलाके में पैदल मार्च किया और उसके बाद शाम को शाहीन बाग में रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों के लोग अखबारात और मीडिया से बात करके कह रहे हैं
कि इनके ऊपर फुला दफात लगी हुई है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे एमपीज जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 250 में से 170 के ऊपर रेप का मुकदमा है, एमपी है। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के कटरा में एक मजहबी प्रोग्राम में फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए थे। वे प्रोग्राम में माता का भजन गाते दिखे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला सदाबहार लीडर हैं। सियासत के साथ मजहबी मसलों पर भी उनका अलग अलग रूप देखने को वक्त वक्त पर मिलता रहता है। एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला माता वैष्णो देवी मंदिर के पास कटरा के एक आश्रम में माता की अकीदत में मगन दिखे। उन्होंने कटरा के आश्रम में तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए भजन गाकर सबको चौंका दिया है। इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी रामधुन को लेकर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल कटरा के एक आश्रम में भजन प्रोग्राम में एक सिंगर और बच्चों के साथ शामिल होकर फारूक अब्दुल्ला ने ये भजन गाया है। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने रूपवे प्रोजेक्ट के एहतजाज में कटरा के लोगों की हिमायत में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मंदिर चलाने वाले लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मकामी लोगों के हितों को नुकसान पहुंचे या उनके लिए परेशानी पैदा हो। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर H-1B वीजा का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम काबिल और महान लोगों को अमेरिका आने का मौका देता है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि असल में H-1B वीजा क्या है और हिंदुस्तानियों को इससे क्या फायदा होगा। बताते चले कि H-1 वीजा प्रोग्राम अमेरिकी कंपनियों को ये सहूलियत देता है कि वे दूसरे मुल्कों के शानदार और लायक टैलेंटेड लोगों को नौकरी दे सके। आईटी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे सूबों में ये वीज़ा बेहद कारगर है। ट्रंप का कहना है कि इस प्रोग्राम से अमेरिकी बिजनेस बढ़ता है और हर तबके को इससे फायदा मिलता है। जानकारी से पता चला है कि H-1 वीजा का ज्यादा फायदा उठाने वाले हिंदुस्तानी हैं। हर साल अमेरिकी कांग्रेस के तय 65,000 वीजा और 20,000 एडिशनल वीजा जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनमें से ज्यादातर हिंदुस्तानियों को मिलते हैं। साल 2024 की बात करते हैं तो साल 2024 में लगभग 4 लाख H-1 वीजे में से 72% हिंदुस्तानी शहरियों को दिए जाते हैं। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा इस वीजे के हक में रहा हूँ। मैंने अपनी प्रॉपर्टीज पर भी कई बार इसका इस्तेमाल किया है। ये एक अच्छा प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि मुझे काबिल लोगों का हमारे मुल्क में आना बेहद पसंद है, चाहे वे दूसरों को ट्रेनिंग दे या ऐसे लोगों की मदद करे जिनके पास क्वालिफिकेशंस कम है। मैं इस प्रोग्राम को रोकना नहीं चाहता और ये सिर्फ इंजीनियर्स की बात नहीं है, हर लेवल के लोगों की जरूरत है। ट्रंप के इस बयान से हिंदुस्तानी जो अमेरिका जाकर नौकरियां करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है और उन लोगों के लिए भी जिन्हें डॉलर में कमाई करना बेहद पसंद है। चंडीगढ़ में सेक्टर 38 में योम जमहूरिया के चलते नाकाबंदी की गई थी। बीती रात नाकाबंदी के दौरान एक सफेद मारुति कार सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गया। वारदात थाना 39 इलाके की है, जहां बीट कांस्टेबल प्रदीप और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के सीनियर कांस्टेबल दीप पर हमला हुआ है।
योम जमहूरिया के मद्देनजर हिफाजत को देखते हुए सेक्टर 38A की EWS कॉलोनी के बाहर थाना 39 के कांस्टेबल प्रदीप ने नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान तेज रफ्तार मारुति कार ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। नाकाबंदी के दौरान बीट कांस्टेबल प्रदीप को सफेद मारुति कार पर शक हुआ। प्रदीप ने कार को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन ड्राइवर इशारा देखने के बाद भी नहीं रुका और कार को तेज रफ्तार में भगा कर ले गया। कुछ दूरी पर उसने एक आदमी को कार से उतार दिया, जिसे प्रदीप ने दबोच लिया। इस दौरान कार ड्राइवर वापस लौटा और अपने साथी को छुड़ाने के लिए कांस्टेबल पर कार चढ़ाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के सीनियर कांस्टेबल दीप ने प्रदीप की मदद की और दोनों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर मुलजिम ने कार से पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। उसने 4 गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली पुलिसकर्मी दीप की ओर चलाई गई। पुलिसकर्मी दीप नीचे झुककर गोली से बच गए, लेकिन इस बीच मुलजिम का साथी भाग निकला और मुलजिम भी कार में बैठकर फरार हो गया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात साल 2025 को लेकर सियासी सरगर्मी अपने उरूज पर है, जहां एक तरफ पार्टियां अवाम को अपनी तरफ करने के लिए लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, वहीं लीडरों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना भी जारी है। बताते चले कि इस बार मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखा जा रहा है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने नई दिल्ली असेंबली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित, कालकाजी असेंबली इलाके से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा, मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय का रद्द अमल सामने आया है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। कि सच्चाई तो ये है, न गंगा साफ हुई न यमुना साफ हुई, दोनों के नाम पर राजनीति खूब हुई। करोड़ों रुपए का सफाई के नाम पर चूना और भ्रष्टाचार गंगा जी में भी हुआ और यमुना जी में भी हुआ। अरविंद जी ने जो वादे किए थे यमुना के लेकर और खुद कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, आज लोग याद दिला रहे हैं उनको। बात ये है कि आज दिल्ली में बच्चे भी सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं, लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, बुजुर्ग वॉक नहीं ले पा रहे। ये स्थिति भयावह है दिल्ली के। बार बार चिल्लाकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। आदमी अपनी बात से कैसे फिर जाता है, आदमी कितना झूठ बोलता है। अरविंद केजरीवाल वर्तमान के मुख्यमंत्री थे, वो भ्रष्टाचार में गए। इन्होंने जिन जिन को टिकट दी है उन पर दूसरे तरीके के आरोप है। आरोप बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है, और इनको ये चीज देखनी चाहिए। और आम आदमी के पार्टी के विधायक किस तरीके से जो विदेश में गैंग बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ करके दिल्ली में एक्सटॉर्शन और फिरौती कर रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। 62 एमएलए हैं और 62 एमएलए के पास जरा निकाल लें कि कितने लोगों पर क्रिमिनल केसेस लगे हैं, क्रिमिनल केसेस, और खुद मुख्यमंत्री बेल पर हैं, उप मुख्यमंत्री बेल पर हैं, इनके सांसद बेल पर हैं, विधायक बेल पर हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 2 औरतों ने अपने अपने शराबी शोहरों से परेशान होकर एक दूसरे से शादी कर ली। गुंजा और कविता की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई, जहां वे अपनी तकलीफ शेयर करते हुए एक दूसरे से प्यार करने लगी। बताते चले कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से दुर्गेश्वर नाथ मंदिर में शादी की है। दोनों खातून की मुलाकात फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों को अपनी परेशानी एक जैसी लगी। दोनों ने पहले दोस्ती की, फिर एक साथ जीने मरने का फैसला लेकर शादी कर ली। अहलिया और शौहर बनी दोनों खातून अब गोरखपुर में किराए का कमरा लेकर रह रही हैं। झारखंड के रांची की रहने वाली गुंजा की शादी देवरिया जिले के रुद्रपुर कस्बे में हुई थी। गुंजा का शौहर शराबी था और रोज अहलिया के साथ मारपीट करता था। शौहर की हरकतों से तंग आकर गुंजा ने लगभग 8 साल पहले घर छोड़ दिया और गोरखपुर में किराए का कमरा लेकर रहने लगी। गोरखपुर में रहने के दौरान गुंजा की मुलाकात सोशल मीडिया पर कविता नाम की एक खातून से हुई। कविता गोरखपुर के जंघा थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली थी और शराबी शौहर की परेशानी के चलते उसने भी अपना घर छोड़ दिया था। सोशल मीडिया पर ही दोनों ने अपना अपना दर्द एक दूसरे के साथ शेयर किया तो दोनों को अपनी अपनी परेशानी एक जैसी लगी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर ये कदम उठाया। महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। इस हादसे में 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है, वहीं कई दीगर कर्मचारी छत ढहने से मलबे में दब गए हैं। बता दें, फैक्ट्री के आरके ब्रांच सेक्शन में ये ब्लास्ट हुआ है। फैक्ट्री में ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि हथियार बनाने वाले भारी सामान के टुकड़े आसपास बिखरे पड़े हैं। ब्लास्ट के बाद काला धुआं आसमान में दूर तक उठता हुआ देखा जा सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई।
गई, जिसकी चपेट में कई लोगों के आने की आशंका है। लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। मौके पर मकामी लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद भीड़ ने लोगों को बचाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भंडारा वाके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए धमाके पर दुख का इजहार किया है। शिवसेना यानी कि यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोई भी फिरका वाराना तशद्दुद या नफरत फैलाता है तो वह हिंदू नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी का हिंदुत्व साफ है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला ने बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराने की वार्निंग भी दी है। बताते चले कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के फाउंडर बाला साहिब ठाकरे की यौम पैदाइश के मौके पर आवाम को खिताब कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आपको थोड़ी भी शर्म है तो ईवीएम को किनारे रखें और बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएं। जो कोई भी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी फैलाता है वह हिंदू नहीं हो सकता। हमारा हिंदुत्व साफ है। साल 2024 का महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में शिवसेना यूबीटी के लिए बहुत बड़ी हार थी, जो खुद 20 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी की क़यादत वाली महायुति ने 235 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। इस बीच भारत ब्लॉक के कई ओपोजिशन लीडर इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए कराए जाए। साल 2020 के दिल्ली दंगों के बाद यूएपीए के तहत तिहाड़ जेल में कैद अतहर खान को अदालत ने 27 जनवरी से 2 फरवरी तक यानी कि 7 दिनों के लिए अबूरी जमानत दे दी है। ये जमानत उन्हें उनकी चचेरी बहन की शादी में हिस्सा लेने के लिए मिली है। अतहर खान सीएए मुखालिफ एहतजाज में एक्टिव थे। दिल्ली दंगों के बाद उमर खालिद, खालिद सैफी और दीगर के साथ वे करीब 5 साल से तिहाड़ जेल में कैद हैं। ये जमानत उन्हें उनकी चचेरी बहन की शादी में हिस्सा लेने के लिए मिली है। अत्तार खान सीएए मुखालिफ एहतजाज में शामिल थे। दिल्ली दंगों के बाद उमर खालिद, खालिद सैफी और दीगर के साथ वे करीब 5 साल से तिहाड़ जेल में कैद हैं। दिल्ली के ओखला में एमएलए अमानतुल्लाह खान के बेटे का बाइक चालान हो गया है। इल्जाम है कि उन्होंने अपनी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताते चले कि अमानतुल्लाह के बेटे ने पकड़े जाने के बाद एमएलए के बेटे होने का रोब झाड़ा था। मालूमात के मुताबिक बताते चले कि पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के बेटे को नहीं छोड़ा और चालान काट दिया। वहीं बेटे अनस का कहना है कि उन्हें टारगेट किया गया है और पुलिस ने आम आदमी पार्टी का झंडा देखकर उन्हें रोका। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एसएचओ ने जानकारी दी है कि रात करीब 8:30 बजे जब वे बाजार में गश्त कर रहे थे तो एक बाइक सवार आया, जिसकी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ था और वह बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था। पुलिस ने आगे बताया कि उन्हें उस शख्स को रोकने की कोशिश की और उस पर मुकदमा चलाना चाहा तो वह अपने वालिद का रोब दिखाने लगा और कहने लगा कि वह एमएलए का बेटा है। पुलिस ने बताया कि अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस का चालान काट दिया गया है और उसकी बाइक जब्त कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के जाम सामंत गांव में कुछ दिन पहले मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ने के इल्जाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों पर इल्जाम था कि ये लोग बिना इजाजत के इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे। वहीं अब बरेली जिले का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग अल्लाह के नाम की तौहीन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके नाम के गाने पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ डीजे की धुन पर नाच रही है और अल्लाह के नाम की तौहीन की जा रही है। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बरेली के जाम सामंत गांव में 4 लोगों के खिलाफ नमाज पढ़ने को लेकर इंतजामिया की तरफ से फौरन एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई थी, क्या इंतजामिया यही तेजी दिखाते हुए अब इस वीडियो में शामिल लोगों पर जल्द कार्रवाई करेगी या फिर नहीं? नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।